हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है। तो देखिए नाम से ही ज़ाहिर है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन हम डिटेल के साथ स्टेप वाइज चलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली अ साइंस इन विच और वेयर वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। हम बेसिकली दो चीज़ों की का मुताला यहाँ पर करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बेसिकली दो फील्ड स्टडी करते हैं, दो औजार को लेकर हम स्टडी करते हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? नंबर एक है मेजरमेंट एंड नंबर दो है इंटरप्रिटेशन। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली द साइंस वेयर वी स्टडी मेजरमेंट and interpretation of what measurement and interpretation of electromagnetic spectra, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं, that obtained by interaction of electromagnetic radiation with matter, with what, with matter। क्लियर है? सो is a function of wavelength और फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या चीज़ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, क्लियर है, मुवाजना वगैरह डिस्कस करते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। किस चीज़ की इंटरप्रिटेशन और किस चीज़ की मेजरमेंट? एक स्पेक्ट्रा की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनकी हम मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, ये स्पेक्ट्रा कहाँ से हासिल होता है? बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं किसी मैटर के साथ, इट मीन्स कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो साइंस है जिसमें हम एक स्पेक्ट्रा, क्लियर, एक स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं जो कि हासिल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर के साथ। क्लियर है? सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और केमिस्ट्री में हम मैटर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? देखिए केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि हम मैटर स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तरीके में मैटर को कुछ यूँ स्टडी किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन के नतीजे में हमें एक चार्ट सा मिलता है। क्या मिलता है? चार्ट सा मिलता है। चार्ट, जैसे मैं पहले सिंपल अल्फाज में चार्ट कहूँगा, बाद में उसे मैं क्या स्पेक्ट्रम कहूँगा। क्या स्पेक्ट्रम? क्या स्पेक्ट्रम? तो देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में इनका जो इंटरेक्शन होता है, जो मिलाप होता है, उनके नतीजे में जो चार्ट हमें हासिल होता है, इस चार्ट के ज़रिए से हम इस मैटर को डिस्कस करते हैं। समझ आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैटर है, इस मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन करते हैं। क्लियर है? जब इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं कि कितना इंटरेक्शन हुआ। इस इंटरेक्शन को हम ग्राफ से जाहिर करते हैं, और इस ग्राफ को, ये ग्राफ जो हमें हासिल होता है कि कितना इंटरेक्शन हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, तो ये ग्राफ जो हमें हासिल होता है, सपोज़ ये मैटर है, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन करती है, तो इंटरेक्शन के नतीजे में हम एक चार्ट हासिल हुआ। तो हमने क्या किया कि हमारे साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको हमने अलहदा रखा, और हमें जो चार्ट हासिल हुआ, हमने चार्ट को स्टडी करना शुरू किया कि ये चार्ट में, इस चार्ट में यहाँ पर पीक ब्रॉड क्यों आ रही है, यहाँ पर शार्प क्यों आ रही है, यहाँ पर एब्सेंट क्यों है, क्लियर, यहाँ पर प्रेजेंस क्यों है, यहाँ पर स्प्लिटिंग क्यों आ रही है। तो देखें बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बैकबोन है वो क्या है? वो बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन जो चीज़ है वो क्या है? आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
सेकेंड थिंग, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी और इंटरेक्शन के नतीजे में आपको ज़रूरत होगी एक इंस्ट्रूमेंट की। ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगी कि आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल किए उसका इस मैटर के साथ इस तरह इंटरेक्शन हुआ। उस इंस्ट्रूमेंट से आप वो इंटरेक्शन वाली चार्ट लेंगे और उसको फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनकी क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर है? So, spectroscopy is actually measurement and interpretation of electromagnetic spectrum that is obtained by the interaction of electromagnetic radiation with the matter. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is not a simple just a one radiation, but there is a broad spectra, there is a broad category of these radiations. देखें, आप लोग जानते हैं, इनको इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या होती है, थोड़ी सी वो इरिटेशन उनकी होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होते हैं जिसको ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड उन पर असरअंदाज ना हो। मतलब ये है कि ऐसी रेडिएशन जिस पर चार्ज ना हो। मिसाल के तौर पर आपका जो सन है या आपके घर के जो में लाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्लियर है, या आपका जो सपोज शोला ये फ्लेम वगैरह, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसकी नेचर कुछ यूँ है कि ना उसको कोई बैटरी वगैरह अपनी तरफ कशिश मतलब अट्रैक्ट करती हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा कि आपका जो सोलर सेल या आपकी जो बैटरी है वो कहीं सन से रेडिएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके घर में क्या है, बैटरी है, क्लियर। तो आपने कभी नहीं देखा है कि सन से जो रेडिएशन आते हैं वो या इस तरफ आते हैं या फिर इस तरफ आते हैं, मतलब अट्रैक्शन उसकी नहीं होती, रैंडमली वो आते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि देखें, लेकिन आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जब गरज चमक होती है, थंडरस्टॉर्म गिरने का भी फिर चांस यहाँ पर होता है। क्लियर? इनकी बेसिक हम केमिस्ट्री जानेंगे कि क्या रीज़न है इसकी, लेकिन मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ये नेचर है कि वो ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंडिंग शो करती हैं। क्लियर है? क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ एक्चुअली दोज रेडिएशन विच हैव नो चार्ज। क्लियर? उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो आप लोग में भी शायद ये समझ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सो हम कहते हैं कि ये क्या है, मेजरमेंट है और इंटरप्रिटेशन है। सो अब हम क्या करते हैं, उसका दो तीन चीज़ों का हवाला देकर हमें उसको मज़ीद उनकी इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए, जो मैटर इनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्कस करते हैं और क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ केमिस्ट्रीज़ के हवाले से उनको मतलब डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्रीज़ तो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम देखते हैं कि यह हमें मदद देता है मैटर की स्टडी में। किस चीज़ की स्टडी में? मैटर की स्टडी में। तो इनका इस्तेमाल दो तरह की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। नंबर वन क्या है, इनका इस्तेमाल फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसका इस्तेमाल एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखें, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनका इस्तेमाल फिज़िकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो किस तरह ज़्यादा है? आप लोग जानते हैं कि ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ये क्या चीज़ है। जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि फिज़िक्स, क्लियर है। तो मतलब ये है कि इसका किसी जिस्मानी बॉडी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसका ज्योमेट्री और शेप से कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्लियर? सो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम मुख्तलिफ़ रेडिएशन को फ़िज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। क्लियर? कहीं पर होल्स मालूम करने के लिए, और साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री जब कंबाइन वर्क करती है तो सम टाइम हम
किसी चीज़ की सरफेस मालूम करने के लिए कि इसका नेचर, बेसिक नेचर क्या है, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यही यही स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है, आप जब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आप लोग फील करेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर एक है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंबाइन होकर सपोज़ एक इंजन बनाता है। इंजन बना सकती हैं, किस तरह बनाती हैं? आप लोग देखते हैं कि हम इंजन में मुख्तलिफ़ किस्म की पुर्ज़े इस्तेमाल करते हैं और हर पुर्ज़े का कंपोजिशन मुख्तलिफ़ होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हीट को क्या एब्ज़ॉर्ब मतलब उनका मुकाबला कर सकती हैं, और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो जल्द मेल्ट हो जाती हैं। क्लियर है? सो हमें एक इंजन में इस तरह पुर्ज़े इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जल्दी ही मेल्ट हो जाएँ। तो देखें, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। सो फ़िज़िकल केमिस्ट्री असल में क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली हीट वगैरह से जस्ट लाइक सरफेस फिनोमेना जो होते हैं, मतलब वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब ये कौन से प्रोसेसेस हैं? आप लोग जानते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग, मेल्टिंग क्या होता है, जो कुछ चीज़ मतलब ये जो प्रेसिपिटेशन, ये जो फिल्ट्रेशन क्या होता है, सम टाइम कुछ चीज़ सेटल डाउन होती हैं। अब कोई चीज़ सेटल डाउन होती है, क्लियर, फिल्ट्रेट मालूम करते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, मतलब हार्डनिंग होता है, क्लियर, कोई चीज़ सख्त हो रहा होता है, सीमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम ये स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? साथ साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? असल में हम कहते हैं कि इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी है। ये क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी का क्या मतलब है? देखें, हमें एक सैंपल मिलता है, ये एक सैंपल है, क्लियर है, ये एक सैंपल मिलता है। सो कोई हमसे पूछता है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, क्लियर है। सो अब हम क्या मौजूद है इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी, और कितना मौजूद है, कम मौजूद है या फिर ज़्यादा मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये क्या है? बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी, क्लियर है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर। ओके, सो देखिए, क्वालिटेटिव स्टडी में एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सपोज़ कहीं पर चावल वगैरह पकाए जाते हैं तो आपको स्मेल से पता चलता है कि ये तो चावल हैं, क्लियर है, ये चावल हैं, मतलब ये क्वालिटेटिव स्टडी है। और अगर आप कहेंगे कि यार 10 किलो चावल हैं, 20 किलो चावल हैं, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, क्लियर है। इसके अलावा कोई आपसे पूछे कि यार आपके पास जो बोतल है उसमें क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे कि यार इसमें पानी मौजूद है, इसमें जो कुछ मौजूद है। सपोज़ इसमें पानी मौजूद है तो पानी का एक नाम हुआ, इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है, तो ये क्वालिटेटिव स्टडी है। अगर वो पूछे कितना मौजूद है, 1 लीटर 2 लीटर, तो आप कहेंगे कि यार सपोज़ 1 लीटर मौजूद है, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। सो फिर दोहराते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली द साइंस वेयर वी स्टडी मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, electromagnetic spectra that is obtained by the interaction of electromagnetic radiation with matter as a function of frequency and or wavelength। देखिए, ये जो स्पेक्ट्रा हमें हासिल होता है, यहाँ पर या तो हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या मतलब वहाँ पर हम वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। सो देखिए, इन चीज़ों को देखकर या इस लेक्चर को सुनकर जो पूरे तरीके से हमें समझ नहीं आ रही कि यार इसका मकसद क्या है, सो हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिक क्या है? बेसिक दो अल्फाज हैं उसके कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली द साइंस
where we study the interaction of electromagnetic radiation with matter, or simply spectroscopy is a science or chemistry where we study a matter by using electromagnetic radiation. This is the best definition. Clear है? Simply हम कह सकते हैं कि spectroscopy is a science where we study a matter by using electromagnetic radiation. क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए मादा, ये जो मैटर है, उनको स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। क्लियर है? सो मैं दो तीन एग्जांपल्स दे के मैं फिर थोड़ा वाजे करना चाहता हूँ। तो देखें, क्लियर है? तो देखें, हम चलते हैं कि किस तरह हम क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली किस तरह हम किसी मैटर को मतलब स्टडी कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मुख्तलिफ टाइप्स ये एब्जॉर्प्शन है या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि हर जगह हम लाइट की बात करते हैं, एक रेडिएंट सोर्स की बात करते हैं, क्लियर, कुछ वेव्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR असल में रेडिएशन है। सो IR रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए इंफ्रारेड, देखें, इंफ्रारेड रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास मैटर है तो इसका ताल्लुक़ किस फैमिली से है। हमने ये कहा है कि किसी मादे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बुनियाद पर स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो देखिए, हम कोई मैटर लेते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं और इस मैटर की चेकअप करते हैं कि ये मैटर किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आया ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, ये साथ साथ हमारे साथ अल्कोहल है, अल्केन है, अल्कीन है, जो भी है, क्लियर है, अमीन वगैरह, क्लियर, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद दूसरा, सपोज हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर हम दो तरह की रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। एक है अल्ट्रा वायलेट, एक क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और दूसरी क्या है विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तकरीबन 50 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक हैं। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन तकरीबन 50 या 80 नैनोमीटर से लेकर कितने तक 800 नैनोमीटर तक हैं, ये रेंज हैं। सो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन को हम इस्तेमाल करके हम कि इस मैटर में ये मालूम करते हैं कि आया इसमें कंजुगेशन है या फिर नहीं है, इसमें डबल बॉन्डेड है या फिर डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन है या फिर नहीं है। डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं हमारे साथ, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, जिसका नाम क्या हो सकता है, जिसका नाम है एकॉस्टिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एकॉस्टिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस तरह नाम से जाहिर है, एकॉस्टिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, एकॉस्टिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम वेव्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से वेव्स, जस्ट लाइक हम साउंड के जो वेव्स हैं, क्लियर हैं, ये साउंड के जो वेव्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्लियर है। और इसमें हम ये मालूम करते हैं
कि ये चीज़ लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैस है। देखिए ये जो एकॉस्टिक है ये किसी ऑडिबल, ये किसी सुनने वाली या अल्ट्रासोनिक साउंड की का मतलब एक प्रॉपर्टी है। क्लियर एकॉस्टिक। तो देखिए एकॉस्टिक में हम आवाज़ के मुतालिक स्टडी करते हैं। सो आवाज़ को इस्तेमाल करके, इन्हीं वेव्स को इस्तेमाल करके हम लिक्विड, सॉलिड या गैस के मुतालिक मालूमात दे सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्लियर है? क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है सम टाइम प्रेसिपिटेट बनती है। तो प्रेसिपिटेट के नतीजे में कुछ हार्डनिंग, कुछ सख्त सब्सटेंस बनते हैं जिसका साउंड से मालूम करना इंतहाई आसान होता है। क्लियर है? इसके बाद है अगर या यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें नंबर 4, यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी सरफेस की केमिकल नेचर मालूम करते हैं कि ये सरफेस किस नेचर का है। क्लियर है? सो यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सपोज ये कोई मैटर है, उनकी हम सरफेस स्टडी करते हैं। किस तरह होता है? होता कुछ यूँ है कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या होती, ये एक एटम है, ये उनके ऑर्बिट्स हैं। क्लियर है? ये उनके ऑर्बिट्स हैं। तो इसमें हम तकरीबन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन, क्लियर, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके सिंपली क्या करते हैं, सपोज ये हमारे साथ 1s के इलेक्ट्रॉन है, ये 2s के इलेक्ट्रॉन है, ये 2p के इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? सो एवगर ये आर है। एवगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फोटॉन इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉन की हम बीम इस्तेमाल करते हैं जिसकी एनर्जी 50 किलो जूल तक होगी। ये एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? इसी इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 2s से इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 2s से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। ये एनर्जी 2p के इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? हटा देती हैं। सो इस वक्त दो वैकेंसी क्रिएट होती हैं। 2s की वैकेंसी क्रिएट होती है और 2p में वैकेंसी क्रिएट होती है। इस प्रोसेस को इस यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? यूगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन जिसकी एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो उसको हम इस्तेमाल करते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए 2s से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 2s से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। जब 2s से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। वो एनर्जी 2p के इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से भगा सकती है। क्लियर है? सो इसको हम क्या मतलब, ये किसी सरफेस, ये सपोज सरफेस है, उनकी केमिकल नेचर को जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ और भी है। सपोज हमारे साथ क्या है, कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, देखें मुख्तलिफ आपके पास गैस हैं और गैस चूँकि मिक्सर फॉर्म में होता है। सो कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैविटी, देखें नाम जाहिर है, कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम सपोज लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और हम कि इस गैस, जो गैस का सोल्यूशन होता है उसकी हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। किस में फलां गैस कितना है, फलां गैस कितना है, मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, इसकी बात हम करते हैं और मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैविटी रिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। क्लियर है? सो ये कुछ था इंट्रोडक्शन अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद इंशाल्लाह हम धीरे धीरे ये स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, क्लियर, कुछ चीज़ डायमैग्नेटिक
फेरोमैग्नेटिक, ये चीज़ साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और साथ साथ ये चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं इंशाल्लाह उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो नोट डाउन कर लें, और लेक्चर नंबर 1 अप टू लेक्चर नंबर जितना हम मतलब अपलोड करते हैं वो साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाएं, इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लोग रैंडमली लेक्चर देखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर के साथ एक लिंक होता है। क्लियर है? सो नोट डाउन।